जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जाती है उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। इस डेली टेस्ट सीरीज में आज हम लोग कवर करेंगे सोशल साइंस का पोर्शन। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिलेगा। कुल क्वेश्चन 50 होंगे। ये टेस्ट सीरीज जो है वो 22 अप्रैल को एप्लीकेशन पे करवाई गई थी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे चले जाइए, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ दे दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है। देखिए 1932 में जो पूना समझौता हुआ था उससे किसका सीधा संबंध है, क्वेश्चन पूछ रहा है। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको जाननी चाहिए। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचाट जारी किया गया था। क्या जारी किया गया था? सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट में ये था कि जो भी निचले वर्ग कहने का मेरा अर्थ ये है कि जो भी SC ST मतलब आदिवासी वर्ग एक तरह से बोल सकते हैं, जो भी है, तो उन्हें अलग पृथक मतलब पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था सांप्रदायिक पंचायत के तहत। लेकिन महात्मा गांधी और अन्य बहुत सारे नेता थे जिन्हें ये चीज़ पसंद नहीं था। वो देख रहे थे कि पहले हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करवा दिया, अब जो है वो हिंदू में ही उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बंटवारा करवाना चाहता है। तो ये महात्मा गांधी और अन्य बहुत सारे नेता थे जिन्हें पसंद नहीं था ये चीज़। तो महात्मा गांधी जो है वो आमरण अनशन पे बैठ गए। उसके बाद वो सांप्रदायिक पंचायत जो है उसे वापस लेना पड़ा। उसके बाद 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। और उसमें जो है दलितों को केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट जो है वो आरक्षित कर दिया गया। कितना? 18% सीट जो है वो आरक्षित कर दिया गया केंद्रीय विधानमंडल में। तो ये किससे संबंधित है आप लोग को अभी पता चल गया होगा। तो ये जो सीधा सीधा संबंधित है भारतीय दलित वर्ग से। वर्ष 1935 में विधेयक के तहत गठित संयुक्त सरकार समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। तो उस समय अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट है, वर्ष 1935 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं था। सबसे पहली बात कि जो 1937 में विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय भारत में कुल 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? कुल 11 प्रांत थे। कौन कौन प्रांत थे ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और लिखिए 11 प्रांत के नाम। सबसे फर्स्ट प्रांत है आपका सिंध। क्या है? सिंध। दूसरा है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। दूसरा है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। तीसरा है पंजाब। तीसरा है पंजाब। चौथा है संयुक्त प्रांत। चौथा है संयुक्त प्रांत। पांचवा है मध्य प्रांत। पांचवा कौन सा है? मध्य प्रांत। छठा है बिहार। छठा है बिहार। सातवां है उड़ीसा। सातवां कौन सा है? उड़ीसा। आठवां है मद्रास। आठवां कौन सा है? मद्रास है। नौवां मुंबई है। नौवां मुंबई है। 10वां असम। 10वां असम है। और 11वां जो है वो बंगाल है। 11वां कौन सा है? बंगाल है। तो कुल 11 प्रांत थे 1937 के विधानसभा चुनाव के दौरान। अब इनमें से कुल 5 प्रांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। कुल 5 प्रांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। इसे भी आप लोग को नोट करना बहुत ही जरूरी है। जिस कौन कौन से 5 प्रांत थे जो मैंने आपको 4 नंबर से लेके और 8 नंबर तक लिखवाया है। 4 नंबर में संयुक्त प्रांत मतलब संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मद्रास। इस 5 प्रांत में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्ण बहुमत प्राप्त थे। ठीक है। और 3 ऐसे प्रांत थे जिसमें उन्हें कोई बहुमत नहीं थी, जिसमें से एक है सिंध, दूसरा है पंजाब और तीसरा है बंगाल। इनमें से क्या पूछ रहा है? किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं था? इनमें से हो जाएगा पंजाब में जो है पूर्ण बहुमत नहीं था। पंजाब, सिंध और बंगाल में पूर्ण बहुमत नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का अर्थ निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा।
इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी आप लोग जान लीजिए। कहानी ये है, मतलब इस प्रकार मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, कहानी कुछ भी नहीं है, लेकिन बताने का मैं इस प्रकार कोशिश कर रहा हूँ कि आगे भविष्य में आप कभी भूलें ना। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए थे, महात्मा गांधी जितने भी आंदोलन किए थे, सभी आंदोलन में उनका दो एजेंडा रहता था। एक एजेंडा है सत्य और दूसरा एजेंडा क्या है? अहिंसा। मतलब कि वो कोई भी आंदोलन के दौरान हिंसा नहीं चाहते थे। और द्वितीय विश्व युद्ध जो हो रहा था उसमें तो हिंसा एकदम होना ही था, इसमें कोई डाउट था नहीं, जिसकी वजह से महात्मा गांधी का सोचते थे कि उनके सिद्धांत का उल्लंघन होगा, इसलिए भी वो द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी नहीं ले रहे थे। ठीक है, इसका आंसर अहिंसा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो ज़्यादा मतलब सोचते होंगे, उनके माइंड में एक पॉइंट आ गया होगा, और वो जो पॉइंट आया होगा वो बहुत ही अच्छा पॉइंट आया होगा। जो सोचेंगे उन्हीं के माइंड में ये पॉइंट आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी तो अहिंसा हो रहा था, तो फिर उस समय महात्मा गांधी ब्रिटेन का साथ क्यों दिए थे? क्या सही बात है ना? बात आपका बिल्कुल सही सोचना है, और सोचना भी चाहिए आप लोग को। लेकिन उस समय तक महात्मा गांधी जो है वो भारत के राजनीति में अच्छे से उतरे नहीं थे, भारत के राजनीति में ठीक ढंग से उतरे नहीं थे। जब से वो ठीक ढंग से उतर गए, जिस समय से वो सत्य और अहिंसा का मार्ग अपना लिए, उस समय से जो है वो अहिंसा पे ही चलने लगे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, देखिए क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, ठीक है, नोट करते रहिएगा। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, तो भारत के लोगों का मतलब बहुत ही आशा था क्रिप्स मिशन से कि हो सकता है कि वो क्रिप्स मिशन आए और हमें भारत को आज़ाद करने की बात बोले, या फिर कुछ अच्छा बहुत सारी चीज़ का मतलब भारत के लोगों के मन में चल रहा था, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू के मन में था कि हो सकता है कि हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाए क्रिप्स मिशन के तहत। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब क्रिप्स मिशन आया तो उसमें सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ था, भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। क्या लिखा हुआ था? भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना चाहिए। इससे ना ही कांग्रेस संतुष्ट हुई और ना ही मुस्लिम लीग संतुष्ट हुई, और क्रिप्स मिशन को वापस जाना पड़ा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए, यही इसकी परिकल्पना थी, जिसे कोई भी संतुष्ट नहीं था। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी आपको पता है कि सूर्य है, सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद आपको हो जाएगा शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद फिर अन्य चार ग्रह। इन चार ग्रहों को जो है आंतरिक ग्रह में रखा जाता है, और अन्य चार ग्रह जो है उन्हें बाह्य ग्रह के रूप में रखा जाता है। तो ये किसके किसके मध्य हो गया? शुक्र और मंगल के मध्य जो है पृथ्वी है। आंसर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय हो। आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर कितना होगा। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होता है? मतलब 1 डिग्री कवर करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। तो 90 डिग्री कवर करने में कितना समय लगेगा? 360 मिनट समय लगेगा। और 360 मिनट किसके बराबर होता है? 6 घंटा के बराबर होता है। और भूटान जो है वो देशांतर के पूर्वी भाग में, किधर है? पूर्वी भाग में है, इसमें प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो इसमें 6 घंटा और जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 6 बज जाएगा। और 6 बजेगा दोपहर से, दोपहर के बाद 6 बजाएंगे तो 6 बजे शाम ही होगा ना। इसका आंसर 6 PM होगा। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक निकलती है जलवाष्प। क्या निकलती है? जलवाष्प, जिसमें 90% ज्वालामुखी से जो निकलती है उसमें 90% के लगभग में जलवाष्प रहता है। निम्नलिखित भाषाओं में से सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी शब्द जो है वो भाषा है जापानी भाषा से संबंधित है, जिसका अर्थ तूफान कह सकते हैं। ठीक है, समुद्री तूफान बोलिए, समुद्री तूफान। नेक्स्ट, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा है जो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका इनमें से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। ये जो है अंकारा लैंड का भाग है। इसका अंकारा लैंड का भाग है, अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना, चलिए पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा।
के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। आपको पता है कि संविधान के जो प्रारूप बने थे उसमें कुल 8 सदस्य थे, जिनमें से एक के.एम. मुंशी भी थे। कौन कौन 8 सदस्य थे आप कमेंट में लिख दीजिएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही बात है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति दी गई, बिल्कुल सही बात है, इसे ध्यान रखिएगा 1957 को। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, अगर वो 3 पॉइंट सही है तो ये पॉइंट गलत ही होगा, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण भारत के राष्ट्रपति को दिया गया, बिल्कुल गलत है, भारत के राष्ट्रपति नहीं बल्कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है मूल अधिकार का संरक्षण। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। अच्छा, ये रीट के बारे में दिया हुआ है। रीट आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जो जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, तो चलिए आगे अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो हो जाएगा हमें शरीर चाहिए। क्या हो जाएगा? हमें शरीर चाहिए। मतलब बंदी जो है, जिसे आप बंदी बनाए हैं या फिर जो जिसे गिरफ्तार किया, उसे हमें प्रत्यक्ष कीजिए, हमारे सामने लाइए। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। परमादेश मतलब क्या होगा? हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध मतलब अधीनस्थ न्यायालय का लेख। अधीनस्थ न्यायालय को लेख लिखा जाता है उच्च न्यायालय के द्वारा। उत्प्रेषण पूर्णतः सूचित कीजिए। पूर्णतः सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से, मतलब किस अधिकार से हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। इस अनुसार आप लोग मैच कर लीजिएगा क्या आंसर होगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो आपको पता होगा कि संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार किया जाता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। इसलिए आप गौर कर सकते हैं, कभी भी राष्ट्रपति भाषण देते हैं उनमें सरकार की जो अच्छी अच्छी योजना होती है उसके बारे में ही मतलब जिक्र होता है। गौर कर सकते हैं भाषण पे, फिर पता चल जाएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ही उसे तैयार कर रही है तो अच्छी बात ही लिखेगी ना वो अपने बारे में। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष मतदान होता है। आप बोलिएगा अप्रत्यक्ष मतदान कैसे होता है? अप्रत्यक्ष मतदान, प्रत्यक्ष मतदान जो है उस मतदान को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है, उसे ही हम प्रत्यक्ष रूप से मतदान कह सकते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है उसे हम लोग प्रत्यक्ष मतदान कह सकते हैं। जैसे अभी बिहार में लोकसभा का चुनाव चल रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से यानी प्रत्यक्ष मतदान है। लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अनुच्छेद 55 में, आप अनुच्छेद 54-55 पढ़िएगा तो अच्छे से आपको पता चल जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है ये भी आपको समझना चाहिए। चलिए समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं ऐसे, जैसे मानिए कि यहाँ पे जो है तीन हैं, खड़े हैं, 3 लोग खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, 1 2 3, ठीक है, ABC मान लेते हैं इनको, तब समझ आएगा ABC। अब इनमें से जो है, जैसे हम वोट देने के लिए गए, वोट कौन दे सकते हैं आपको पता होगा, निर्वाचित सदस्य, मतलब कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य या राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अब मानिए कि बी को वोट हमें तीनों को देना है। जैसे हम वोट देने के लिए गए, वोट हमें तीनों को देना है, लेकिन मेरा प्रायोरिटी है कि 1 नंबर में हम बी को रखेंगे, 2 नंबर में ए को रखेंगे और 3 नंबर में जो है सी को रखेंगे। ठीक है, तो इस अनुसार वोट पड़ता है, इसे ही बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, उसके बाद इसका ऐड होता है, इस पर एक फॉर्मूला बना हुआ है, वो फॉर्मूला भी आपको कभी बता देंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, अभी जस्ट हम बताएं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो राज्य का मुख्यमंत्री भाग लेते हैं, लेकिन कब भाग नहीं लेंगे, कब भाग नहीं लेंगे, वह तब भाग नहीं लेंगे। देखिए, राज्य में भी 2 सदन होता है, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन बोलते हैं विधान परिषद को और निम्न सदन बोलते हैं विधान सभा को। तो विधान परिषद से जो मुख्यमंत्री नियुक्त होंगे वो जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो तो वो भाग नहीं लेंगे। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं उस सदन के सदस्य में कौन है अभी वर्तमान में जो अपने यानी बिहार के जो CM है नीतीश कुमार, वो जो है विधान परिषद के सदस्य हैं। तो ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग
नहीं ले सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी जो हैं अब वो भाग ले सकते हैं क्योंकि वो विधानसभा की सदस्य है। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट का विवरण समाहित है? तो ये जो है महावंश, महावंश में जो है मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज आपको पता होगा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत समाज को कुल 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। कौन था? जीवक। और ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार और गौतम बुद्ध जो हैं वो दोनों खास मित्र थे, और जब गौतम बुद्ध एक समय में बीमार हो गए थे तो बिंबिसार ही अपना चिकित्सक भेजे थे, यानी जीवक को भेजे थे, और गौतम बुद्ध में सुधार हो गया था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात था? तो ये विख्यात था विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह से। ये जो है बंदरगाह का नाम था, नगर घंटाशाला और कदूरा और फिर चौल, ये तीनों जो है बंदरगाह का नाम था। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? किस दर्शन का मत है कि वेद जो है वो शाश्वत सत्य है? वो मीमांसा दर्शन का मत है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा है, और यूपी और बिहार में ये जो है सबसे अधिक पाई जाती है। इसलिए बिहार यूपी में लगभग लगभग सभी प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी बिल्कुल सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल ये भी सही है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान ये बांदा में नहीं है, ये जो है झांसी में है। कहाँ है? झांसी में है, नोट कर लीजिएगा। तो यही सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। टाटा उद्यान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली सही है, और ये जो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, इसे भी लिख लीजिएगा। इनमें से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को जो है चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। तो इस दौरान क्या मतलब इसमें क्या होता था कि जैसे ही पेड़ काटने के लिए आते थे अंग्रेज या फिर जो भी, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो ये चिपको आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन के तहत लोग जो है पेड़ से चिपक जाते थे और बोलते थे कि पहले मुझे काट दीजिए, उसके बाद पेड़ को काटिएगा। तो यही था चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, पेड़ को बचाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ वर्ष 1986 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? वर्ष 1986 में। भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है 33%। कितना? 33%। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्य की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? क्वेश्चन का अर्थ आप लोग समझिएगा, फिर आपको आंसर पता चलेगा। क्वेश्चन का अर्थ ये है कि कौन कौन से वे संशोधन जो हुए हैं जिसमें लोकसभा की सीट बढ़ाई गई है। सबसे पहली बात आप लोग जानने का कोशिश कीजिएगा, जो मूल संविधान थे, मूल संविधान में लोकसभा की सीटों की संख्या कुल 500 थी। कितनी थी? 500। ठीक है। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 आप लोग को याद होगा, जिसमें इसे बढ़ाकर 500 से 525 कर दिया गया। उसके बाद 31वां संविधान संशोधन 1972, जिसमें 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 7वां और 31वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर देते हैं। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है, केवल लोकसभा नहीं होगा, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पुनर्स्थापना हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया गलत आपका। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। ये भी गलत हो गया।
देखिए, अगर मतलब संविधान संशोधन संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्य के विधानमंडल, यहाँ सभी दे दिया, सभी नहीं होगा, मतलब ये देना चाहिए था आधे से अधिक, मतलब 50% से अधिक। जैसे अभी 28 राज्य है ना, तो कम से कम 15 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 राज्य का समर्थन होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये भी गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था आधे से अधिक राज्य का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही है? तो ना ही एक सही है और ना ही दो सही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष जो होते हैं वो पर्यावरण मंत्री होते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। लोकपाल या लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो एक असंवैधानिक निकाय है। क्या है? असंवैधानिक निकाय है। इसलिए संवैधानिक निकाय किसे बोलते हैं? संवैधानिक निकाय उसे बोलते हैं जो आपकी भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। लेकिन ये जो है असंवैधानिक निकाय है, इसलिए ये किसी भी अनुच्छेद में वर्णित नहीं है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है 1964 में हुई थी। कौन सी समिति के संस्तुति पर? तो संथानम समिति से भी लिख लीजिएगा। और किस लिए? भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का जलाया था? तो शाहरुख नामक चांदी का सिक्का जो है वो बाबर के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है किसको? माल जो प्रतिनिधित्व करता है वो प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व को। किसको? भू राजस्व को। कृषकों की सहायता हेतु किन मध्ययुगीन शासकों ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ये किए थे शेरशाह। कौन किए थे? शेरशाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इल्तुतमिश रजिया के पिता, सही है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, ये भी सही है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, नहीं है, मतलब यही गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमीदा बानो बेगम जो है वो हुमायूं की पत्नी है। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी, सही है। बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो ये जो है कविंद्राचार्य। कौन है? कविंद्राचार्य। नेक्स्ट, झीलों का अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। इसमें से एक और इम्पोर्टेंट, वैसे हाइड्रोलॉजी जल का अध्ययन आपको पता होगा, एक इम्पोर्टेंट है पोटोमोलॉजी। इसके बारे में आप लोग शायद नहीं जानते होंगे या कुछ लोग जानते भी होंगे, बता देता हूँ फिर भी। पोटोमोलॉजी उसे बोलते हैं नदियों के मार्ग में जो अवरोध पैदा करने वाली चीज़ें हैं उसका अध्ययन, उसे बोलते हैं पोटोमोलॉजी। किसे बोलते हैं? नदियों के मार्ग में अवरोध पैदा करने वाली चीज़ों का अध्ययन पोटोमोलॉजी कहलाता है। संसार में रेलों की सबसे बड़ी जाल वाला देश यूएसए है। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? जो एशिया का सबसे 4 मजबूत देश है उसे ही कहा जाता है हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। पीसो किस देश की मुद्रा है? तो पीसो आपको पता होगा किस देश की मुद्रा है। पीसो जो है वो मैक्सिको की मुद्रा है। इटली की मुद्रा हो जाएगा यूरो। दक्षिण कोरिया की मुद्रा हो जाएगा वान। जापान की मुद्रा ये हो जाएगा येन। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया है शुक्र ग्रह का, नहीं शुक्र नहीं होगा ना, बुध होगा। बुध ग्रह का अध्ययन करने के लिए। और कब लॉन्च किया था? 2004 में ही। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? तो ये आप जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1951 में ही, आपको भी पता होगा। आगे बढ़ते हैं। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, तो अर्थ है सीमित सरकार। क्या है? सीमित सरकार। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित है? तो इसके बारे में आप लोग को जानना चाहिए। रखमाबाई जो एक लेडीज थी, उनकी विवाह जो है 11 वर्ष की उम्र में दादाजी भिकाजी के साथ कर दिया गया था। किसके साथ? दादाजी भिकाजी के साथ कर दिया गया था 11 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 11 वर्ष की उम्र में। लेकिन रखमाबाई जो है वो अपने माँ के पास ही रहती थी, वो अपने पति के पास यानी दादाजी भिखाजी के पास नहीं गई। कुछ दिनों बाद जो है दादाजी भिखाजी
मुकदमा दायर कर देते हैं और कोर्ट का जो फैसला आता है कि रखमाबाई को दादाजी भिखाजी के साथ रहना चाहिए, ये फैसला आता है। लेकिन रखमाबाई फिर भी शांत नहीं हुई, वो जो है ब्रिटेन की रानी के पास गई और उनसे गुहार लगाई, उन्हें बताई। फिर ब्रिटेन की रानी का आदेश मतलब आया कि इस विवाह को ही समाप्त कर दिया जाए। मतलब वो जो विवाह था रखमाबाई और दादाजी भिखाजी के विवाह को समाप्त कर दिया गया। तो मुकदमा पर केंद्रित था क्या महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार? बिल्कुल गलत है। सहमति की आयु, हाँ ये है दाम्पत्य अधिकार का प्रत्यास्थापन, ये भी। 3 और 4 इसका, 2 और 3 इसका सही आंसर है, 2 और 3। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष है, सही नहीं है, सही है ये। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे सकता है, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं, उपराष्ट्रपति को ये लिखित त्यागपत्र दे सकता है, ये गलत हो गया। तो चौथा भी सही होगा, इसे भी पढ़ लीजिए आप लोग। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है आपको 1991 में। कब जोड़ा गया? 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना का, एक सेकेंड, 1991 नहीं होगा इसका आंसर होगा 1992, संघात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का आतंकवाद रोधी स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है वेरेंगटे, मिजोरम में। नेक्स्ट है सिलिनेक्स भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? सिलिनेक्स जो है वो हो जाएगा आपको श्रीलंका और भारत के बीच है। नेक्स्ट है किंजल किस देश की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है? तो किंजल जो है वो रूस की बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित भारत का पहला युद्धपोत कौन सा है? तो भारत का पहला युद्धपोत है INS सावित्री। नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मिसाइल बोट कौन सी थी? तो भारत की पहली मिसाइल बोट जो है वो कौन सी थी? वो थी INS विनाश। कौन सी थी? INS विनाश। सेट यहीं पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।